फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटोसेक डी के बारे में, पेन डी के बारे में बात करेंगे और साथ ही यहाँ पे पेन 40 के बारे में बात करेंगे। तीनों में डिफरेंस देखेंगे और तीनों का एक ही काम आपको भी पता है। तीनों का काम है कि जो आपका एसिड लेवल बढ़ा हुआ है स्टमक के अंदर उसको घटाने का काम करते हैं। ये तो हो गया इनका मेजर काम। सभी के अंदर डिफरेंस क्या है ये समझते हैं और ये भी समझेंगे कि इसके अंदर जो सॉल्ट है ना, कौन कौन से सॉल्ट है और उनका क्या काम है, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब भी समझेंगे हम लोग। तो गाइस, ये पहले समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। ये जो आप पेंटोसेक डी देख रहे हो ना, ये जेनरिक मेडिसिन है। अब जेनरिक मेडिसिन थोड़ी सस्ती भी आती है तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके अंदर जो सॉल्ट है, एक तो पेंटोप्राजोल हो गया और एक दूसरा है वो डोमपेरिडोन हो गया। पेंटोप्राजोल का काम क्या है कि जो आपका एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उसको तो कम करेगा। डोमपेरिडोन का काम है कि जो आपको वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा फील हो रहा है या उल्टी हो रहा है तो उसको भी डिक्रीज कर देगा, नहीं होने देगा, स्टॉप कर देगा। कैसे करेगा वो सब भी मैं आपको थोड़ी दिनों में बताऊंगा। यहाँ पे जो आप पेंडी देख रहे हो ना, इस पेंडी के अंदर भी यही सॉल्ट है। एक तो हो गया यहाँ पे पेंटोप्राजोल का और एक हो गया डोमपेरिडोन का। ये दो होते हैं। और एक जो ये पेन 40 आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेंटोप्राजोल है और कोई सा नहीं है। यानी मेनली ये सिर्फ और सिर्फ आप जो देख रहे हो ये आपके एसिडिटी को कम करेगा, अल्सर को ट्रीट करेगा, GERD गैस्ट्रोइसोफेगनल रिफ्लक्स डिजीज को भी ठीक करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया काम। अब ये समझते कि ये आखिर काम कैसे कर रहे हैं, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले तो हम ये पेंटोप्राजोल के बारे में समझ लेते हैं। जो पेंटोप्राजोल जो आप देख रहे हो ना, ये पेंटोप्राजोल काम कैसे कर रहा है, आपके एसिडिटी को कम कैसे कर रहा है, तो वो आप समझते हैं। आखिर कैसे हुआ है गैस, ये समझ जाओगे तो ये तो समझ जाओगे कि ये दवा कैसे काम कर रहा है। तो कैसे आपको एसिडिटी बना है, अल्सर कॉज हुआ है, वो समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना कि जब भी हम बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद कुछ भी टेस्टी फूड हमने खा लिया, ऑयली हो गया, तो उसके बाद जो ये जाता है हमारे वेगस नर्व पे। खाने के बाद वेगस नर्व रिलीज़ करता है क्या, वेगस नर्व हमारा रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलिन यानी ACH को। वो ACH आता है, ACH बहुत जगह पे जाकर बाइंड करता है, जैसे D सेल हो गया और भी जगह पे बाइंड करेगा, जैसे हिस्टामिन हो गया, वहाँ पर बाइंड कर, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स पर बाइंड करके हिस्टामिन को रिलीज़ करवाना हो गया। और फाइनली ये सब डी सेल से क्या रिलीज़ होगा, गैस्ट्रिन, इधर हिस्टामिन रिलीज़ हुआ और जो एसिटाइल ऑलरेडी है वो भी, ये सब जाएंगे पेराइटल सेल के पास। वही पेराइटल सेल मेजर रोल होता है उन्हीं का, जो हमारा ये एसिडिटी बढ़ा हुआ है इन सब का उन्हीं का काम है। क्या होता है ना, पेराइटल सेल हमारे स्टमक के नियर बाई रीजन में प्रेजेंट होता है। ये पेराइटल सेल के अंदर ना वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना, ये दोनों आपस में कॉम्बाइन होते हैं और बाइकार्बोनेट और H+ फॉर्म करते हैं। बाइकार्बोनेट यानी SCO3- और जो H+ फॉर्म हो रहा है, ये दो चीज़ फॉर्म किया। अब ये जो H+ देख रहे हो और SCO3- देख रहे हो, ये H+ जो होता है वो हमारे ल्यूमेन रीजन यानी स्टमक वाले रीजन में आ जाता है, अंदर ल्यूमेन वाले रीजन में। कैसे आएगा, तो जितने भी ये सब गैस्ट्रिन थे, हिस्टामिन थे, एसिटाइल कोलिन थे, ये सब आकर के बाइंड हुए थे पेराइटल सेल पे। उसके बाद ये अपने पाथवे के द्वारा कैल्शियम को अंदर लिया और जो हमारे स्टमक का जो पेराइटल सेल है ना, उसके यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे वो बना हुआ रहता है, यहाँ पे पंप। एक तो H+ के लिए होता है और एक पोटेशियम के लिए होता है। पोटेशियम अंदर यानी ल्यूमेन से बाहर आ रहा है और जो H+ जो है ना वो ल्यूमेन में जा रहा है। आप समझ के कैसे ये एक्सचेंज हो रहा है। H+ जो फॉर्म हुआ था और बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ था, उसमें से H+ जो होता है वो ल्यूमेन में जाता है इसी पंप के द्वारा और पोटेशियम जो है वो बाहर आ जाता है। यानी पेट के अंदर H+ तो आ गया, अब जो Cl आएगा तभी तो HCl फॉर्म होगा, गैस फॉर्म हो रहा है। तो वो Cl कहाँ से आया, तो जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो फॉर्म हुआ था वो चला जाएगा ब्लड के अंदर और ब्लड से जो क्लोरीन है वो आ जाएगा ल्यूमेन वाले रीजन में और यहाँ पे H और Cl मिलकर बना लिया HCl और ये बढ़ गया हमारा एसिडिटी। तो ये जो पंप आप देख रहे थे ना H+ और K+ का, इसी को जाकर के इनहिबिट कर देना है इस पेंटोप्राजोल का। ये जितने भी आप देख रहे हो इन सभी में पेंटोप्राजोल है और सभी का काम यही है, और पेन 40 में भी है। तो सभी का काम यही है कि ये जाए H+, K+ ATPase पंप को बंद कर दे, जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं होगा H+ का और एसिडिटी नहीं बनेगी। यही HCl बढ़ जाता है ना, तो जैसे लेवल बढ़ गया, अब बढ़ने के बाद HCl बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे जो GIT है यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सीरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, सब म्यूकोसा हो गया और म्यूकोसा सबसे अंदर वाला। तो वो म्यूकोसा जो लेयर होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक तरह से इसी एसिड की वजह से, तो वही हम अल्सर बोलते हैं।
और वही अल्सर बहुत तरह के होते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मेजरली आप ये समझ गए कि अगर HCl को कैसे ये ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है H+ K+ ATPase पंप को बाइंड करके। अब देखा जाए ना तो जो आप ये देख रहे हो ना पेंटोसेक डी, इसके अंदर जो ये पेंटोप्राजोल है, ये जो होता है ना ये वीक बेस होता है, मतलब इसको दिया जाता है एंट्री कोटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस पर लिखा हुआ है कि ये एंट्री कोटिंग करके दिया जाता है कि पेट में जब जाएगा वीक बेस तो क्या होगा, पेट में एसिड है तो वो टूट जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं हुआ। तो वो जाएगा पेट में, जब जाएगा तो उसके बाद एंट्री कोटिंग क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं होगा और वो चला जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे बेस होता है, तो बेस और बेस वहीं पे रुका रहेगा और एब्जॉर्ब होगा वहाँ से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, तो H+ K+ ATPase पंप और एसिडिटी को स्टॉप कर दिया। बट इसमें जो अगर मैं बात करूँ, जो ये पेटेंट है इसके अंदर लिखा हुआ पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। अब ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंट मतलब ही ये है कि जो पेट के अंदर गैस्ट्रिक एसिड है ना, उसके इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो सारे के सारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही पेन 40 में भी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर जो है वो डोमपेरिडोन है, इन दोनों के अंदर सिर्फ पेंडी और पेंटोसेक डी के अंदर। डोमपेरिडोन का काम क्या है, वॉमिटिंग को कम करना। जो आदमी को वॉमिटिंग हो रहा है ना, वो वॉमिटिंग सेंटर जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो वॉमिटिंग सेंटर आखिर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपके जो CTZ जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, तो वहाँ पे D2 रिसेप्टर होता है, उसके द्वारा जो वॉमिटिंग करवाया जा रहा है। तो ये डोमपेरिडोन क्या करता है, उसी D2 यानी डोपामीन रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाएगा और बोलेगा भाई अब तुम इम्पल्स मत भेजना, किसको, जो वॉमिटिंग सेंटर है उसको। तो वो इम्पल्स नहीं भेजेगा तो वॉमिटिंग कैंसिल। तो आप ये भी समझ गए कि ये वॉमिटिंग और एसिडिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बट जो पेन 40 है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एसिडिटी के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके यूजेस भी मैंने बता दिया। साइड इफ़ेक्ट और कुछ नहीं, डिजीनेस हो गया यानी दिमाग का थोड़ा घूमना आप बोल सकते हो, और हेडेक हो गया, और ड्राई माउथ हो गया, ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और गाइस ये मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप इन सब टैबलेट्स का यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर राय ले लें। मैंने ये बना दिया कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी है कैसे काम कर रहे हैं। और इन सभी में से अगर देखा जाए तो पेन 40 एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी के लिए। बहुत लोग पेन डी यूज़ करते हैं, और जेनरिक जो कि सस्ते में आता है वो है पेंटोसेक डी। तो लोग जेनरिक भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि कम पैसे में आ जा रहा है। तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। तो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।